जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एक नोटिफिकेशन चुका है। आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप करें और उससे सबमिट करें। और साथ अब आपका जो टाइमर क्लॉक है वो शुरू हो चुका है। आपकी प्रिपरेशन के लिए अब आपके पास 3.5 मंथ्स बचेंगे, उसमें भी 3 मंथ क्योंकि 15 to 20 डेज आर फॉर द रिवीजन। सो उससे पहले आपकी तैयारी पुख्ता हो जानी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो चलिए करंट अफेयर्स जो शुरू कर दीजिए। गेम चेंजर पार्ट इन द जीएस पेपर जो जनरल स्टडीज है, कारण है क्योंकि ये डायनामिक है और डायनामिक नेचर होने की वजह से ये आपके लिए गेम चेंजर की तरह काम करता है। क्योंकि तो सबको पता होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए। बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई, दैट इज इंडिया ब्रुनेई डिफेंस कोऑपरेशन। व्हाट इज इंडिया ब्रुनेई डिफेंस कोऑपरेशन? इंडिया ने ब्रुनेई नाम के एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन पर साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। ये कोऑपरेशन है क्या? ये बायलैटरल कोऑपरेशन होगा दो देशों के बीच में। इसके अंतर्गत इंडिया और ब्रुनेई मिलकर के डिफेंस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज को इनिशिएट के लिए और साथ ही साथ अपने डिफेंस स्टॉक्स को एक्सचेंज करने के लिए इस कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ब्रुनेई नाम के देश के साथ इंडिया का ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है या ये जो डील है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इसकी हम बात करें तो देखो, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो ब्रुनेई नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन होने की वजह से अगर आप ब्रुनेई की बात करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट इन दैट कंसर्न कि भैया ये आसियान ग्रुप का एक हिस्सा है। आसियान ग्रुप के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और ये इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। पहले इसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे और अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं मोदी जी के जमाने में। तो इस पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन करती है कि भारत पूर्वी देशों के साथ यानी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत चाहता है। और इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की पोजीशन को इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उस इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूत करना। तो भारत की जो स्थिति है हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है उसके अंतर्गत मजबूत करती है। चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इंडिया की तरफ से एक सेटबैक डिसाइड किया जाएगा या बनाया जाएगा, दैट चाइना विल गेट अ ग्रेट चैलेंज फ्रॉम द इंडियन साइड। अगर वो एक और के साथ जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है और स्पेशली आसियान नेशन का एक या आसियान ग्रुप का एक मेंबर है, उसके साथ डिफेंस डील की जा रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रुनेई की है वो भारत आए और उनके साथ इंडिया ने इन मुद्दों पर चर्चा की है और उन्होंने इन कोऑपरेशंस पर साइन किए हैं, राइट। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर है, जो नेक्स्ट आपको दिखाई रहा है दैट इज एविस्प्रेटेंसी। है क्या? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि इट इज अ ड्रोन। लेकिन ड्रोन किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये पूरा टॉपिक ही एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन भारत में अब तक का इंडिजीनियसली डेवलप किया गया एक बहुत अच्छा तकनीकी का नमूना है जो डीप टेक इंडस्ट्रीज को उनको एक और स्टेप फॉरवर्ड करके आगे लेके आया है वर्ल्ड या ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये है क्या? तो पहली चीज तो हमें याद रखना है कि चेन्नई बेस्ड भारत की डीप टेक कंपनी है जिसका नाम है एवेरोनिक्स ड्रोन्स, जिसने इस कंपनी ने ही इस ड्रोन को लॉन्च किया है, इसी ने इसे मैन्युफैक्चर किया है, राइट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर ड्रोन है जिसका नाम है एविस्प्रेटेंसी। तो ये एग्रीकल्चरल ड्रोन है। ये ड्रोन क्या कर रहा है बेसिकली कि अदर ड्रोन है, अभी तक हमारे पास जो ड्रोन्स है उनका एक बेसिक प्रॉब्लम यह है कि उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम उन्हें टू व्हीलर्स पर कैरी नहीं कर सकते। पहली चीज, उनके बड़े भारी वाहनों की सॉरी उनके लिए हमें बड़े भारी वाहनों की जरूरत पड़ती है की, जिसके थ्रू उनको किया जाता है। जो है वो सामान्य एग्रीकल्चर यूज किए जाते हैं, खासतौर से लैंड मेजरमेंट, लैंड का सर्विलेंस करना। दूसरा जो एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस है उनमें जो क्रॉप्स हैं दवाइयों का छिड़काव करना या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, अदर थिंग्स उन्हें कैप्चर करना, उनके
आमतौर के एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए जो ड्रोन्स यूज किए जाते हैं उन ड्रोन्स के मुकाबले इसका साइज 53% कम रखा गया है। साइज अप टू 53% फ्रॉम द ओरिजिनल और ट्रेडिशनल ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। दूसरा, इसकी स्टैंड अप बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। एक बार चार्जिंग के बाद ये ड्रोन 5 एकड़ तक के खेत में स्प्रे कर सकता है, और 5 एकड़ तक के खेत में स्प्रे करना मतलब एक अच्छी बैटरी क्वालिटी हमें मिल जाती है, जाहिर सी बात है, राइट। उन्नत किस्म का कैमरा इसमें निगरानी की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि एफिशिएंट कैमरा कैप्चरिंग टेक्निक जो इसके अंतर्गत इनबिल्ट की गई है, इसकी वजह से खेतों पे निगरानी रखना और लैंड मेजरमेंट्स बहुत इजी हो जाते हैं। बहुत बेटर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस डेफिनेटली। लाइक 5 एकड़ तक ये स्प्रे कर सकता है, 53% स्मॉलर है, राइट, और बहुत इजीली 2 व्हीलर्स पर कैरी किया जा सकता है। इसके लिए कोई हैवी व्हीकल नहीं चाहिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए आप 1 या 2 लोग इसको मोटरसाइकिल पर रख के ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हैवी स्प्रे टेंसी ड्रोन किससे रिलेटेड है? आप कहेंगे खेती से, कोई डिफेंस मत लिख देना। अगर आता है दैट बाय व्हिच फील्ड द स्प्रे टेंसी ड्रोन इज रिलेटेड, नाम से याद रखना। हैवी स्प्रे तो डिफेंस में स्प्रे करने के लिए यूज किया नहीं जाएगा ड्रोन को, एग्रीकल्चर में किया जाएगा, है ना, तो ऐसे याद कर लेना। चलो नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है हालिया तौर पर। हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो किसने डिजाइन की है? तो इसको डिजाइन करने का जो क्रेडिट है वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RD है। और रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर जो RD है, अगर आप देखोगे तो इन दोनों को मर्ज किया गया था 1957 में, और फिर RDSO को फॉर्म किया गया था। तो RDSO ने इसको डिजाइन किया है 1957 में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हाइड्रोजन ट्रेन का बेसिक मीनिंग क्या है इसको समझिए। 2070 तक, अभी हालिया तौर पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वेलम ब्राजील में ऑर्गेनाइज की गई है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपने जो लॉन्ग टर्म गोल फॉर द जीरो एमिशन को रीड किया है, रिकॉल किया है। इसका मतलब है कि 2070 यानी 2070 तक भारत का ये ऑब्जेक्टिव है, ये लक्ष्य है, ये गोल है कि वो ट्रेन हमारा एक अगला स्टेप है, अगला अचीवमेंट है। मतलब क्या हो गया कि ये ट्रेन जो है बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। इसमें किसी भी टाइप का ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे कोयला, डीजल जैसी चीजें यूज नहीं की जाएंगी। और एक और चीज ये है कि जब ये आप सकते हो कि जो इसका वेस्ट एक्सक्रीशन होगा वो वेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, CO2 बेस्ड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगी, होगा वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प, राइट। तो जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत कम हार्मफुल होता है, इस वजह से हाइड्रोजन ट्रेन है। यहां पर जो हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है इसके लिए, जहां हाइड्रोजन ईंधन तैयार किया जाएगा, वो हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश किया गया हरियाणा के जींद जिले में। कहां पर? हरियाणा के जींद जिले में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये थर्ड पॉइंट आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, इसे स्टार करेंगे, और दैट इज कि ये इंडिया की हाइड्रोजन, ठीक है, अच्छी बात है, बट इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन, यानी ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। 10 कोचेस के साथ बनी है, इसमें 10 कोचेस हैं, यानी 10 कोच को खींच सकती है। 2400 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी होगी की 200, राइट। इसमें 2 यूनिट काम करेंगे, 1200 मेगावाट। अगले बात पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ये क्या है? देखो, भारत की नौसेना के जो एडमिरल हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी या DK त्रिपाठी, वो हालिया तौर पर ब्राजील के दौरे पर गए थे, और ब्राजील की इस विजिट में उन्होंने ब्राजील के साथ एक डील साइन की है। ये समझौता क्या है? ये डील क्या है? दैट डील इज अ जॉइंट डील। ये त्रिपक्षीय समझौता है, ट्राइलेटरल डील है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी, दूसरा ब्राजीलियन नेवी एंड देयर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सेंटर्स, एज वेल एज इंडियाज मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यानी MDL।
जो भारत में प्रमुख नौसैनिक जहाजों का रखरखाव करने और उनका निर्माण करने के लिए जाने जाने वाला एक पब्लिक सेक्टर माना जाता है, एक सार्वजनिक उपक्रम माना जाता है भारत के अंदर रक्षा मंत्रालय के अधीन, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्राजील सरकार के साथ समझौता ये किया गया है कि भारत में जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं, उन सबमरीन्स का रखरखाव करने में ब्राजील हमारी मदद करेगा, ब्राजीलियन भी हमारी मदद करेगी, यानी ज्वाइंटली ये किया जाएगा। इससे हमारे ऊपर पड़ने वाला जो इकोनॉमिकल वेटेज है वो थोड़ा सा कम होगा और टेक्निकल वेटेज है वो शेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने और अपने एफर्ट्स को एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही साथ ब्राजील जैसे देश के साथ हमारी नेवल पावर्स को शेयर करने और एक्सचेंज करने स्कॉर्पियन क्लासेस की सर्विस को मेंटेन करने की डील है, इस बात को ध्यान रखना है। अब सामने सवाल आता है है ना, तो त्रिपक्षीय समझौता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर एक और आता है जिसे हमें समझना चाहिए, एंड दैट इज कि सर ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है क्या। देखो भाई, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो बेसिकली ऐसी सबमरीन हैं जो डीजल इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन के बेसिस पर पानी के अंदर तैरती हैं, और बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के लिए कैपेबल है, मतलब ये वायु का संपर्क किए बिना ही अपना ईंधन जलाने के लिए कैपेबल होती हैं। पानी के अंदर अगर इनको रखा जाए तो इन सबमरीन्स के बारे में ये कहते हैं कि ये पानी के अंदर रह करके 50 दिन आराम से सरवाइव कर सकती है और 50 दिन तक ये अच्छे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। पानी का टॉर्पीडोज को लॉन्च कर सकती है, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस हो, एंटी सरफेस ऑपरेशंस हो, इन्हें वो परफॉर्म कर सकती है। समुद्री क्षेत्र में निगरानी करनी हो, सर्विलेंस करना हो, उसे ऑपरेट कर सकती है। इसके साथ साथ इजीली कर सकती हैं, तो इन्हें हम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स कहते हैं। इस सबमरीन को बनाने के लिए भारत ने फ्रेंच नेवी या जो फ्रेंच नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया था। ये समझौता 1999 के इनिशिएटेड प्रोजेक्ट 75 की डील थी, जिसे 2005 में अंतिम रूप दिया गया था फ्रांस की सरकार के साथ। 1999 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया भारत सरकार ने जिसका नाम है प्रोजेक्ट 70। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनानी थी, और इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप फ्रांस की सरकार के साथ एक समझौते के रूप में दिया गया है, एक डील के फॉर्म में दिया गया है, जिसको साइन किया 2005। और इस डील के अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास की पहली सबमरीन 2015-2015 में मिली थी, जिसका नाम था। इससे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आती हैं, ये कलावरी क्लास की सबमरीन्स भी मानी जाती हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें जो सबसे पहला शिप या सबसे पहली सबमरीन बनती है, उसी सबमरीन का नाम, उस क्लास का नाम मान लिया जाता है। तो क्योंकि इसमें पहली सबमरीन INS कलावरी, तो क्लास है वो कलावरी क्लास भी कहा जाता है, स्कॉर्पियन क्लास भी कहा जाता है। इसमें INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर 6th एंड फाइनल सबमरीन है, प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये 1999 में शुरू हुआ, 2005 में डील साइन हुई, 2015 में पहली सबमरीन आई, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हीं या इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाली ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, इनका रखरखाव ब्राजील की नौसेना के या नेवी के साथ मिलकर किया जाएगा। ये डील भारतीय नौसेना ने की है, किसके साथ? ब्राजील के साथ की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए आज के करंट अफेयर्स थे भैया 4 टॉपिक्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आई होप दैट दिस विल गिव यू द बेनिफिट्स इन योर एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली यू आर डूइंग दैट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे।